गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसे देखें तो एकदम इजी है। आप लोगों को अगर बुओयेंसी फोर्स के बारे में अगर पता होगा, जो हमारा अगला टॉपिक था, ठीक है, उसके बारे में अगर आपको क्लियर आइडिया होगा तो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी के अंदर आपको क्या बोला गया है कि एक स्टोन लो, उसका वेट करो, वेट करने के बाद उसे आप एक थ्रेड या फिर एक स्ट्रिंग से आप उसे बांध दो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका वेट कितना लग रहा है आपको। और दूसरी तरफ क्या करोगे आप, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तरफ क्या है तो कि एक थ्रेड है जिससे आपने एक स्टोन को बांधा हुआ है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, एक स्टोन है, आपने थ्रेड से उसे बांधा हुआ है। ये सेम स्टोन है, ठीक है, सेम वेट वाला स्टोन है। उसको आप पानी के अंदर डालो तो क्या होगा कि उस स्टोन का जो भी वेट होगा उससे आपको कम वेट लगेगा उस स्टोन का। नॉर्मली जो वेट आपको लग रहा था उससे अगर कंपेयर करो तो आपको जब भी कोई स्टोन पानी के अंदर जाएगा तो उसका जो वेट होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर उसे अपवर्ड फोर्स लगता है, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, राइट। उसकी वजह से आपको इसका वेट कैसा लगेगा, कम वेट लगेगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर यही चीज़ दी गई है जो मैं आपको बताया, वही यहाँ पर दिया गया है। आगे आपको बोला गया है, वी नो दैट द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग और अ स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। देखो, अगर कोई भी आप लोगों ने स्प्रिंग बांधी होगी या फिर स्ट्रिंग बांधी होगी तो क्या होगा कि वो जो भी स्ट्रिंग होगी वो ज़्यादा लेंथ पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना स्टोन का वेट होगा उतना स्ट्रिंग ज़्यादा खींचेगी या फिर स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगी। ठीक है, और जितना वेट कम होगा उतनी स्प्रिंग जो होगी या फिर स्ट्रिंग जो होगी वो कम खींचेगी, राइट। तो आपको यहाँ पर यही चीज़ दी गई है। सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेस वंस द स्टोन इज लोवर्ड इन वाटर। अब क्या होगा कि जब आप जैसे ही स्टोन को किसी भी वाटर के कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, वो जो भी स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो कम हो जाएगी। As a result, the net force on the string decreases and hence the elongation also decreases। उससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा था वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी इलोंगेशन जो हो रहा है स्ट्रिंग का वो भी कम हो जाएगी। As discussed earlier, this upward force extended by water is known as a force of buoyancy। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, buoyance force या फिर buoyancy, राइट। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आंसर आपको मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ buoyant force experienced by a body? It is the same in all fluids for a given body। मतलब कि आपको buoyant force जानना है अलग अलग फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो क्या आपको सेम buoyant force लगेगा या फिर अलग अलग फ्लूइड के अंदर अलग अलग buoyant force लगेगा? तो जैसे कि आपको नॉर्मली पता ही है कि अलग अलग फ्लूइड के अंदर जो भी buoyant force लगेगा वो अलग अलग होगा। Do all bodies in a given fluid experience the same buoyant force? No। क्यों? क्योंकि अलग अलग फ्लूइड्स की जो डेंसिटी होती है, राइट, आप लोगों को पता है डेंसिटी, राइट। डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जो भी बुओयेंस फोर्स लगेगा वो भी सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। टू आंसर टू दिस क्वेश्चंस इज कंटेंट इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इन सभी चीज़ों का आपको आंसर मिलेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल थ्रू। ठीक है, तो आर्किमिडीज की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आपको दी गई है, ये डेफिनेशन है उसकी। व्हेन अ बॉडी इज इमेंस्ड फुली
और पार्शियली इन अ फ्लूइड, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी है उसको जब आप पानी के अंदर इमेंस करोगे, मतलब कि पानी के अंदर उसे डालोगे फुल्ली या फिर पार्शियली, मतलब कि थोड़ी सी, इट एक्सपीरियंसिस एन अपवर्ड फोर्स, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा ऑब्जेक्ट? अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। और वो कितना होगा, वो अपवर्ड फोर्स जो लगेगा उसको, वो कितना होगा? तो कि जो भी फ्लूइड है उसका जितना वेट होगा उतना ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन आगे आपको बोला गया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हैज़ ऑन मैनी एप्लीकेशंस, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, मतलब कि आपको अगर कोई भी शिप बनाने हो या फिर सबमरीन्स होते हैं उसके डिज़ाइन बनाने में आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हो। देन लेक्टोमीटर्स, लेक्टोमीटर्स क्या है? आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी मिल्क होता है, मिल्क सैंपल्स जो होते हैं, राइट, मिल्क सैंपल के अंदर मिल्क की कितनी प्यूरिटी है, उतने उसके अंदर कितना फैट प्रेजेंट है, वो फाइंड आउट करने के लिए लेक्टोमीटर का यूज़ होता है। मतलब कि लैक्टोज उसके उस मिल्क के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए लेक्टोमीटर का यूज़ होता है। लेक्टोमीटर्स विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्यूरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क, क्लियर। देन हाइड्रोमीटर्स, हाइड्रोमीटर्स का यूज होता है टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ अ फ्लूइड, मतलब कि अलग अलग लिक्विड्स या फिर कोई भी फ्लूइड की जो डेंसिटी होती है उसे आपको फाइंड आउट करने के लिए आप हाइड्रोमीटर्स का यूज़ कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो कंप्लीट होता है। होप सो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आपको बुओयेंसी एंड डेंसिटीज का मीनिंग पता होगा तो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा कि आखिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी को आप नॉर्मली कैसे जानते हो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी, ये आपको पता है, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम, उससे आप बोलते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ठीक है, और उसका डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। केजी पर मीटर क्यूब, वो आपको पता है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है उसके बारे में मैं आपको पहले एक वीडियो थ्रू एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर जाएंगे। ठीक है। We're all aware of the fact that some objects float in water while others sink. Let's look at a balloon. Do you know what makes a balloon float on water? Well, it's the upward force exerted by water that makes the balloon float. To experience this, try pushing the balloon underwater. You will feel an upward force that makes it difficult to push the balloon down. Now release the balloon, it bounces back to the surface. What happens here is that the applied force acts in the downward direction, pushing the balloon down, but the water exerts an upward force on the balloon, pushing it up. This upward force exerted by water on the balloon is known as upthrust or buoyancy, and the upward force is called the buoyant force. Have you ever wondered why an iron nail sinks while a huge iron ship floats on water? Let's see. The iron nail sinks as it is solid and compact with less volume in water, and its density is greater than water. Thus, the upthrust exerted by water on the nail is less than the weight of the nail. This causes it to sink. An iron ship floats as it is hollow, filled with air and occupies more volume in water, and its density is less than water.
Thus, the upthrust exerted by water on the ship is greater than the weight of the ship, letting it float. These examples indicate that the magnitude of the buoyant force depends on the volume V of the immersed part of the body, the density ρ of the fluid, and the acceleration due to gravity G. Thus, upthrust or buoyant force is equal to V rho G. In general, an object experiences a loss of weight in water due to the upthrust, and it is equal to the weight of water displaced by it. This is better answered using the law of buoyancy, also known as the Archimedes principle, named after the Greek scientist who discovered it. Archimedes' principle states that when an object is immersed in a liquid, the apparent loss of weight of an object is equal to the upthrust, and this is also equal to the weight of the liquid displaced. We see the uses of this principle in our daily lives. Ever caught a fish with a fishing line? When pulling the line, you would have felt the weight of the fish in water is lighter than when the fish has surfaced. Say the weight of the fish in water is 4 kilos. Its approximate weight outside would be 5 kilos. Well, the water level too has come down. This difference in the volume of water level will equal the loss in weight of the fish when in water. That is, the weight of the fish when outside minus its weight when immersed in water equals the loss in weight of the fish. So the loss in weight of the fish will equal the weight of the decreased water. This is because the upthrust or buoyant force is equal to the weight of the decreased amount of water. Thus, Archimedes' principle is verified. Certain technologies today work based on the Archimedes principle. To name a few, the designing of ships and submarines, hydrometer is used to find the specific gravity of liquid, and lactometers used to determine purity of milk. Things to remember. The upward force exerted by a fluid is called upthrust or buoyant force. Upthrust or buoyant force equals V rho G. Archimedes' principle states that when a body is partially or fully immersed in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. Archimedes' principle is also known as the law of buoyancy. तो आई होप सो आप लोगों ने जो वीडियो देखा होगा उसके थ्रू आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी क्या है वो क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो क्या बोला गया है कि डेंसिटी मीन्स क्या होता है, सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, राइट। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो भी आपको पता है। द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेन्स द सेम। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो स्पेसिफाइड कंडीशंस में, मतलब कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर वो सेम ही रहेगी, उसके अंदर चेंजेस नहीं आएगा। देयरफॉर the density of a substance is one of its characteristic property। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसकी एक सिमिलर प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, और अलग अलग सब्सटेंसेस में वो अलग अलग हो सकती है, राइट। देखो एग्जाम्पल पे आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19300 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गोल्ड आपको दिया गया है 1300 kg पर मीटर क्यूब, वाइल दैट ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर का क्या है 1000 पर मीटर क्यूब। मतलब कि दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस हुआ, गोल्ड एंड वाटर दोनों की डेंसिटी में, ठीक है। The density of a given sample of a substance can help us to determine its purity। और इसकी वजह से आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्यूरिटी होती है वो आप इजीली मेज़र कर सकते हो। इन द सेंस अगर आपको गोल्ड कितना प्योर है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है या फिर 24 कैरेट है,
ठीक है, कितना प्योर गोल्ड है वो आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो तो आप रिलेटिव डेंसिटी की हेल्प ले सकते हो। इस मेथड थ्रू आप जान सकते हो। इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ वाटर। इसी की वजह से अगर आप लोगों को किसी भी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप उसे वाटर के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी विथ आपको किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, उस सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, उस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी होगी। सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी इट हैज़ नो यूनिट। मतलब क्या होगा कि जो भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर है उनकी यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। आप लोग पढ़ चुके हो केजी पर मीटर क्यूब दोनों की, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि ऊपर नीचे दोनों जो वैल्यूज है वो कट हो जाएगी। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी वैल्यू नहीं है, इन द सेंस उसका कोई भी SI यूनिट नहीं है, राइट। तो आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया गया है। आप लोगों को फाइंड आउट करना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, राइट। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 आपको दिया गया है, रिलेटिव डेंसिटी दी गई है 10.8, राइट। आपको फाइंड क्या करना है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 क्यूब 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। अब आपको फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब क्या करोगे, नॉर्मली आपको आपके पास पता है आपको डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर फाइंड करना है। इसलिए आप क्या करोगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, उन दोनों को प्लस करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। क्लियर, इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को पूरे चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, क्लियरली इजीली समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।